Right. So in the last lecture, obviously we discussed about the fibrosis के fibrosis का pathophysiology क्या है, मतलब ये fibrosis होता कैसे एक्चुअली में, ओके. एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट सम ट्रिगर्स कि ये साइटोमेगलोवायरस ड्रग्स और केमिकल्स कुछ होते हैं, राइट, जो कि क्या करते हैं, हमारे ऑटो एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, राइट. मतलब दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटो एंटीबॉडीज़ एंड दीज ऑटो एंटीबॉडीज़ में डैमेज आवर nuclear components especially. Okay, what type of antibodies are there? For example, we will discuss these in book also. Okay, there can be anti SCL70 antibodies, okay, right, and there can be anti centromere antibodies, okay, anti centromere, but they are not actually relevant right now because we are not discussing in the book, okay. ये मैं आपको बुक में दिखाऊंगा. अच्छा, तो अब क्या है कि वी डिस्कस्ड अबाउट द फाइब्रोसिस के एट द एंड क्या होता है, ये जितने भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, राइट, एट द एंड ऑफ दीज इवेंट्स देयर विल बी फाइब्रोसिस, सिंपल, ओके, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स नैरो होते हैं. ब्लड वेसल्स नैरो होने की वजह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होती है, ओके. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. डू यू नो देयर आर फ्यू ब्लड वेसल्स जो कि क्या करते हैं, हमारे स्किन को ब्लड सप्लाई करते हैं, स्पेशली हमारे फिंगर्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, ओके, राइट. अब क्या है कि जब उन ब्लड वेसल्स में फाइब्रोसिस होती है तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जाहिर सी बात है, ये क्या होते हैं, दीज विल बिकम नैरो, ओके. इस तरह से इनके अंदर क्या होती है, फाइब्रोसिस. कैन यू सी, राइट, ये इसके अंदर होते हैं फाइब्रोसिस. इसका मैकेनिज्म ऑब्वियसली आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट लेक्चर इन डिटेल, ओके, कि फाइब्रोसिस होता है. अब फाइब्रोसिस होने की वजह से ऊपर से क्या आता है, ऊपर से आता है क्या चीज़ है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइब्रोसिस होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी और न्यूट्रिएंट्स भी कम पहुँचेगा हमारे स्पेशली फिंगर्स को, ओके, राइट. अब जैसे ही हमारे फिंगर्स को ब्लड सप्लाई कम होगा तो हमारे फिंगर्स में क्या होगा, दीज फिंगर्स, ओके, राइट, जब यहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, सो दे विल बिकम, you can say like there will be fibrosis, okay, in the fingers especially. ये जो blood vessels होती है इस तरह से extend करते हैं हमारे fingers तक, okay, हमारे different fingers तक ये जाते हैं obviously, right, okay. तो जब इन blood vessels में fibrosis होती है, fibrosis होने की वजह से, okay, fibrosis होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा fibrosis होती है जिसकी वजह से आपका जो skin है, right, ये वाला जो आपकी skin है, इनके अंदर जब fibrosis होती है तो ये एक तरह से आपको thick नज़र आता है, okay, more than normal, right, इसकी thickness increase होती है, फाइन. तो इनके अंदर जो है थिकनेस इंक्रीज होगी इंक्लूडिंग दैट फाइब्रोसिस की वजह से ये जो इनका फॉर एग्जांपल होगा स्किन, राइट, दे विल बिकम वेरी टाइट. सो यू विल सी टाइटनेस ऑफ द स्किन इंक्लूडिंग दैट दिस देयर विल बी स्कारिंग, ओके, देयर विल बी स्कारिंग. अब ये सारा मैकेनिज्म जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, ओके, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं. फाइब्रोब्लास्ट हमारे फिंगर्स के अंदर क्या करते हैं, हमारे हाथों के अंदर, हमारे स्किन के अंदर दे विल कॉज फाइब्रोसिस. अब फाइब्रोसिस होने की वजह से हमारा जो स्किन है, हमारे जो फिंगर्स है, देर विल बी थिकनेस, ओके, थिकनेस उसका इंक्रीज होगा, टाइटनेस ज़्यादा होगी और स्कारिंग होगी, राइट, ओके. और ये सारा मैकेनिज्म क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी फाइब्रोसिस, ओके. और फाइब्रोसिस कैसे होता है, आई एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. अच्छा, अब ये जो कंडीशन होता है आपके पास, थिकनेस, टाइटनेस, स्कारिंग वगैरह, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोडेक्टली कहते हैं इसको, राइट. इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोडेक्टली. यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, SCLERO, स्क्लेरोडेक्टली, राइट, स्क्लेरोडेक्टली कहते हैं इसको, फाइन, ओके. अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये जो आपके पास है यहाँ पे थिकनेस, एक तो थिकनेस इंक्रीज हुआ और उसके अलावा ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हुई है, फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम पहुंच रहे हैं हमारे फिंगर्स को, राइट. तो जैसे ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचता है हमारे फिंगर्स को, राइट, तो एक टाइम आता है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रोनिक इस्कीमिया डेवलप होता है, राइट. क्रोनिक इस्कीमिया डेवलप होने की वजह से ये जो आपके पास है फिंगर्स, इनमें क्या होता है, इनमें अल्सर्स बन जाते हैं. अब क्रोनिक इस्कीमिया के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होती है, सो डिजिटल अल्सर्स बन जाते हैं हमारे फिंगर्स में, डिजिटल अल्सर्स, अंडरस्टूड ना, ओके, राइट. इसी तरह से जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं दे आर ऑलरेडी नेरो, ओके, दे आर ऑलरेडी नेरो. और किस वजह से नेरो होता है, ड्यू टू दी फाइब्रोसिस. ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हुई है, फाइब्रोसिस, कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन हुई है, राइट. तो दैट विल लीड टू द फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, दे आर वेरी वेरी नैरो, ओके, राइट. अब ऑलरेडी हमारे पास ब्लड वेसल्स नैरो है और आपको पता है ये जब पेशेंट्स ये जब कोल्ड टेम्परेचर में जाते हैं, राइट, कोल्ड टेम्परेचर में जाने के बाद आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर वैसे ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, दैट इज़ नेचुरल.
वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कोल्ड में जाने के जाने के बाद, ओके, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो अब जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ऑलरेडी हमारे ब्लड वेसल्स नैरो होते हैं, अब मजीद ब्लड वेसल्स वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मजीद नैरो होंगे, ओके। जब मजीद नैरो होगा ब्लड वेसल तो हमारे फिंगर्स को क्या ब्लड सप्लाई होगी? नहीं होगी, ओके। जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी हमारे फिंगर्स को, राइट। अब उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले ये जो आपके फिंगर्स हैं, ये आपको कैसे दिखेंगे? ये आपको सबसे पहले वाइट दिखेंगी, ओके, या तो फिर पेल कलर, आप वाइट याद रख लो, ओके। सबसे पहले ये जो फिंगर्स है, जब इनके अंदर ब्लड सप्लाई कम होता है, राइट, दैट विल लीड टू द वाइटनिंग ऑफ द फिंगर्स। सबसे पहले फिंगर्स वाइट होते हैं। उसके बाद जो आपके पास है फिंगर्स, वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके फिंगर्स है वो रेड कलर के हो जाते हैं जब रिपरफ्यूजन होता है, राइट। जब ये पेशेंट्स वापस गर्मी में चले जाते हैं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन ख़त्म होता है और इनके जो फॉर एग्जांपल डिजिटलिस सॉरी इनके जो डिजिट्स होते हैं, राइट, फिंगर्स, उनको वापस ब्लड सप्लाई होती है, सो दैट विल लीड टू द रीपरफ्यूजन, ओके। तो डब्ल्यू से सबसे पहले इनके फिंगर्स क्या होता है? वाइट, फिर उसके बाद इनका फिंगर्स ब्लू हो जाता है, फिर उसके बाद रीपरफ्यूजन की वजह से इनका फिंगर रेड हो जाता है, अंडरस्टूड? WBR, राइट। और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? जब पेशेंट कोल्ड के अंदर जाता है तो इसके फिंगर्स जो है वाइट होते हैं, फिर ब्लू, फिर उसके बाद रेड, राइट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेनाल्ड्स फेनोमेना, okay, this phenomena is called as Raynaud's phenomena, understood? This is also present in your book, right? तो ये जितने भी मैंने बताया they are all present in your book, okay? और ये सारे कौन से फीचर्स है? स्क्लेरोडेक्टिली और रेनॉल्ड्स फेनोमेना के फीचर्स, अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद क्या है कि कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं ऑब्वियसली विच आर सप्लाइंग योर मायोकार्डियम, अंडरस्टूड? मायोकार्डियम का तो आपको पता है ना, मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम हमारे हार्ट का एक लेयर होता है। हमारे पास एंडोकार्डियम होता है, फिर बीच वाला लेयर मायोकार्डियम, फिर आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट, ओके। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द मायोकार्डियम। अब कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे मायोकार्डियम को एक अच्छा खासा ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट। जब उन ब्लड वेसल्स में फाइब्रोसिस होती है तो वो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? इस तरह से नैरो हो जाते हैं, ओके, राइट। पहले कितना ज़्यादा वाइड ब्लड वेसल था, अब क्या है? अब ये जो ब्लड वेसल है बिल्कुल नैरो हो चुका है, ओके, फाइन। ये आपके पास ब्लड वेसल है। तब यहाँ से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। लेकिन यहाँ से बहुत ही मुश्किल से ये आगे की तरफ आता है, जिसकी वजह से ये जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, राइट, ओके, अंडरस्टूड? इसी तरह से ये जो ब्लड वेसल्स है, इनके बाहर क्या होता है? इन ब्लड वेसल्स के अंदर, सॉरी, राइट, इनके लेयर्स के अंदर फाइब्रोसिस होती है। सो दैट विल आल्सो लीड टू द मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, मायोकार्डियल मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, फाइन, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से हमारे मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं होता, ओके। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास होता है एस ए नोड, फिर ए वी नोड, राइट। जब इनको ब्लड सप्लाई कम होगा एस ए नोड और ए वी नोड को, ड्यू टू द फाइब्रोसिस ऑफ द वेसल्स, ओके, दैट विल लीड टू द एरिथमिया, दैट विल लीड टू द एरिथमिया, ओके, दैट विल लीड टू द एरिथमियास, फाइन, ओके। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये ओवरऑल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ओके। जब इन ब्लड वेसल्स के वॉल्स में फाइब्रोसिस होती है तो जाहिर सी बात ये ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं और हमारे हार्ट को, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से स्पेशली एस ए नोड और ए वी नोड क्या होता है? अफेक्ट होता है। एस ए नोड अफेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है एरिथमिया होगा। ए वी नोड को अगर आप अफेक्ट करोगे सो दैट विल लीड टू द हार्ट ब्लॉक इन द पेशेंट, ओके, राइट। ये जो बातें बता रहा हूँ दे आर आउट ऑफ यूएसएमएल, एक्चुअली दे आर दे आर रिटन इन द इनाम दानिश बुक, ओके। अच्छा, तो उसके बाद क्या है? ये फाइब्रोसिस हुआ हमारे हार्ट के वेसल्स में। आपको पता है ये जो यहाँ से निकल के आ रहा है, राइट, ये हमारे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है यहाँ से, राइट। फिर यही पल्मोनरी आर्टरीज आगे जाके हमारे दोनों लंग्स में जाते हैं, अंडरस्टूड नाउ, ओके। कभी कभी क्या है कि ये जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, राइट, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी जाहिर सी बात है क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी फाइब्रोसिस डेवलप होगा इस तरह से, ओके। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी क्या होगा? फाइब्रोसिस डेवलप होगा, राइट। जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर फाइब्रोसिस डेवलप होता है, ये आपके पास जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है, राइट, ये है आपके पास कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। तो जब पल्मोनरी आर्टरी में फाइब्रोसिस होता है, ओके, फाइब्रोसिस जब होता है इसमें, सो दैट विल लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑब्वियसली, ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ओके, अंडरस्टूड? अब ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर लॉन्गर, मतलब फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड रहे यहाँ पे, तो दिस pulmonary hypertension will lead to the pulmonary vessels, pulmonary artery hypertrophy, pulmonary artery hypertrophy and pulmonary artery sclerosis, hardening होता है, ओके। इसमें क्या होता है? जब ज़्यादा अरसे के लिए इसमें हाइपरटेंशन रहता है तो दिस विल लीड टू द हाइपरट्रॉफी एंड हार्डनिंग, ओके, फाइन।
यहाँ पे भी फाइब्रोसिस होता है। स्क्लेरोसिस का मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी पहले हाइपरटेंशन होता है, उसके बाद उसमें पल्मोनरी आर्टरी फाइब्रोसिस होता है। ओके, उसके बाद ये जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अंदर जितना भी ज़्यादा ब्लड आएगा तो ये एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। ओके, एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो हमारा जो राइट हार्ट है, ओके, राइट हार्ट, ये ब्लड को कोशिश करता है पुश करने की, लेकिन ये ब्लड को राइट हार्ट हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर पुश नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है। ओके, जिसकी वजह से ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट, राइट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जब ये फोर्स के साथ उस ब्लड को पंप करने की कोशिश करता है टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो ये जो आपके पास राइट हार्ट है, राइट, राइट वेंट्रिकल, स्पेशली राइट वेंट्रिकुलर में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेस की वजह से। ओके, तो दिस विल लीड टू द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अंडरस्टूड नाउ? ओके, तो पहले पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर इस कंडीशन को भी आपने ठीक नहीं किया, सो दैट विल लीड टू द कोर पल्मोनाले। ओके, कोर पल्मोनाले का मतलब है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, पल्मोनरी वेसल्स की वजह से राइट हार्ट का फेल होना। ओके, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को अगर आपने ठीक नहीं किया, सो दैट विल लीड टू द राइट हार्ट फेलियर। अंडरस्टूड? ओके, so these are the complications, these are the clinical features that you will see in the scleroderma, right? अच्छा, एक तो ये आ गया आपके पास। Right. So we were discussing about the clinical features that we will see in the scleroderma, right? मैंने आपको बताया था कि फाइब्रोसिस हमारे पल्मोनरी वेसल्स में हो सकते हैं, राइट। उसके अलावा मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो सकता है, पल्मोनरी वेसल्स में फाइब्रोसिस हो सकते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होता है पहले, उसके बाद फाइब्रोसिस होता है, राइट। ओके, we also discussed about the Raynaud's phenomena, right? We discussed about the sclerodactyly. These are the actually prominent features that you will see in the patients with scleroderma. Okay, now the next thing that you have to remember, ये जो हमारे पास है फाइब्रोसिस वाला प्रोसेस, राइट, ये फाइब्रोसिस वाला प्रोसेस सिर्फ हमारे ब्लड वेसल्स में ही नहीं होते, बल्कि हमारे स्मूथ मसल्स में भी होते हैं। स्मूथ मसल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आपके पास जीआईटी, राइट, जीआईटी में आपको पता है ना स्मूथ मसल्स होते हैं, राइट। जीआईटी के अंदर क्या होता है, स्मूथ मसल्स। ओके, स्मूथ मसल्स, जितना डिटेल में मैं आपको करवा रहा हूँ इतना डिटेल में आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। ओके, तो बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी यू विल नेवर फॉरगेट स्क्लेरोडर्मा कि उसमें होता क्या है। ओके, तो स्मूथ मसल्स में भी क्या होता है, फाइब्रोसिस, राइट। अब ये स्मूथ मसल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे हार्ट के भी होते हैं। हमारे हार्ट में जब होता है तो जाहिर सी बात है फाइब्रोसिस, दैट विल लीड टू मायोकार्डियल फाइब्रोसिस। इसी तरह ये आपके पास स्टमक, फिर उसके बाद ये आपके पास इंटेस्टिन, राइट। तो आपको क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे रिलेटेड टू द स्टमक एंड रिलेटेड टू द इंटेस्टिन आल्सो, राइट। ओके, अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ये वाला स्फिंक्टर आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस स्फिंक्टर, व्हिच स्फिंक्टर इज दिस? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द pyloric sphincter. Am I right? No, because this is called as the cardiac sphincter. Okay, right? This is also called as the cardiac sphincter, right? कार्डियक स्फिंक्टर भी आप इसको कह सकते हो, या तो फिर इसको आप इन शॉर्ट ये बोल दो कि लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर, राइट। तो लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट। ओके, तो लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर है इसका नाम। ओके, या तो फिर कार्डियक या तो फिर एलईएस। अच्छा, अब ये जो लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर है ये क्या हो जाता है फाइब्रोसिस की वजह से। ओके, ये फाइब्रोसिस लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर में भी होता है। ओके, अब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में जैसे ही फाइब्रोसिस होगा तो ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है दीज विल बिकम वीक। ओके, जैसे ही ये वीक होता है तो आप क्या करते हो, आप फॉर एग्जांपल फूड लेते हो। ओके, फूड लेते हो आप, दिस फूड विल गो इनटू योर ओरल कैविटी, फ्रॉम ओरल कैविटी दिस फूड विल गो इनटू योर एसोफेगस, एसोफेगस से फिर ये फूड जाता है आपके स्टमक के अंदर। ओके, राइट, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल। ओके, क्या है कि इनका जब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर डैमेज होगा, या इन शॉर्ट जब इनका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वीक होगा, तो ये क्या ये फूड को स्टमक के अंदर होल्ड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है, ये ओपन ही रहता है। ओके, जब ये ओपन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि फूड और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा, राइट। क्योंकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन वीक है तो फूड ऊपर की तरफ आएगा। फूड ऊपर की तरफ जब आएगा तो ये फूड और HCl लगेगा किसके साथ, वो एसोफिगियस के वॉल के साथ लगेगा। ओके, तो ये जो एसोफिगियस के वॉल के साथ HCl लगता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसोफिजियल के वॉल को क्या करता है, वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड इज द एसोफिजाइटिस, राइट। एसोफिजाइटिस कहते हैं इसको, फाइन, एसोफिजाइटिस कहते हैं इसको। अंडरस्टूड?
और इस टाइप ऑफ एसोफेजाइटिस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। ओके, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। क्यों, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये रिफ्लक्स ऑफ HCl की वजह से हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे लगेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये वाला जो एरिया होगा विद टाइम ये क्या होगा, विद टाइम ये जो एरिया है ये इसमें एरोजन होगा, ये वाला एरिया डैमेज होगा। ओके, डैमेज होने की वजह से हर दफ़ा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस डैमेज एरिया के साथ लगता है, सो पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को हार्ट बर्न हार्ट बर्न होता है। ओके, पेशेंट को हार्ट बर्न होता है। उसके अलावा पेशेंट में डिस्फेजिया होता है। ओके, पेशेंट में डिस्फेजिया होता है क्योंकि ये वाला एरिया जो है एसोफेगस का वो डैमेज हो चुका है। तो जैसे ही फूड खाता है पेशेंट, वो फूड आके नीचे इस इन्फ्लेमेशन वाले एरिया के साथ लगता है, तो क्या होता है, ये वाला एरिया प्रेस होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर होते हैं पेन रिसेप्टर्स। वो पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं और पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। ओके, राइट, उसको कहते हैं हार्ट बर्न। Understood now? Okay. So these are the clinical features that you will see in the patients with scleroderma. There are so many other, okay, but I am trying to shorten this video क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो लंबा होता जाएगा उतना ज़्यादा बोरिंग होता जाएगा, राइट? तो आई एम ट्राइंग टू शॉर्टन दिस वीडियो। अच्छा, तो ये है आपके पास कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो कि आपको मिलेंगे। इसी तरह से फेस के अंदर जो फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स होते हैं, जब उनके अंदर फाइब्रोसिस होती है तो फेस के जो मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल्स या मतलब फेस के जो स्केलेटल मसल्स वगैरह, राइट, जब उनके अंदर फाइब्रोसिस होती है फेस के स्केलेटल मसल्स में, तो वो जो फाइब्रोसिस है हमारे फेस को क्या करता है, हमारे फेस को हार्डन करता है, राइट, हमारे फेस को स्टीफ करता है, राइट, टाइट करता है, जिसकी वजह से मास्क फेस डेवलप होता है पेशेंट में, जो कि पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट में भी हो रहा था, राइट। तो मास्क फेस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि फेस के मसल्स में क्या हुआ है, फाइब्रोसिस हुआ है। ओके, तो मास्क फेस का मतलब क्या है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ये फेशियल एक्सप्रेशंस शो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई जोक सुनाओ आप, तो वो हंसना चाहते हो उस पे, वो फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो फेशियल मसल्स है वो सारा हार्ड हो चुका होता है, तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टूड? ओके। इसी तरह से ये जो आपके पास है यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, हमारे पास जो होता है ब्लड वेसल्स, ओके, हमारे फेस के अंदर जो होता है छोटे छोटे से वेन्स होते हैं, राइट, छोटे छोटे से वेन्स। उन वेन्स में क्या होती है, वेजोडाइलेशन। ओके, वेन्स की होती है डायलिटेशन। ओके, डायलिटेशन, डायलिटेशन, राइट। डायलिटेशन होने की वजह से ये जो वेन्स है, राइट, जब इनके अंदर डायलिटेशन होती है तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, हमारे फेस के ऊपर इस तरह से विजिबल हो जाते हैं, हमें नज़र आते हैं, राइट। That is called as actually spider vein. Okay, that is called as spider veins. Okay, या तो फिर इसको हम, इसके लिए एक प्रॉपर मेडिकल टर्म है which is called as telangiectasia. Telangiectasia. ओके, telangiectasia, फाइन। सो ये यहाँ तक मैंने आपको बताया, राइट। इसके अलावा हम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल सी इन द बुक के अंदर क्या लिखा गया, राइट, इसके बारे में मोस्टली आई हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, इन द बुक वी विल ओनली स्टडी अबाउट द स्क्लेरोडर्मा के, स्क्लेरोडर्मा के टाइप्स कितने होते हैं, एक होता है लोकल, दूसरा होता है सिस्टेमिक। ओके, राइट। तो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्क्लेरोडर्मा, इंक्लूडिंग दैट उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे करना है और इन पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करना है, राइट, सिंपल। सो दिस इज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द स्क्लेरोडर्मा।